Hello, I'm Himanshi Malik, and today we will be discussing theories of international trade. And we will discuss the theories, all the theories, and other than that, we will also discuss their limitations, right? So before we start into getting into the topic, हम समझते हैं theories of international trade होता क्या है, ठीक है? तो थ्योरीज क्या है, ये हमें बताते हैं कि दो कंट्रीज जब आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो उन्हें ट्रेड कब करना चाहिए, किस सिचुएशन में कंपनी के लिए कंट्री के लिए ट्रेड करना बेनिफिशियल होगा, फर्स्ट थिंग। एंड अगर दो कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं तो उन्हें किन कमोडिटी में ट्रेड करना चाहिए, दिस थिंग ऑल्सो वी लर्न इन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, राइट? एंड how to do the international trade we will also learn here, right? Before we get into all these things, हम पहले सिंपल अपने बेसिक्स कवर करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, ठीक है? तो ट्रेड वी ऑल नो, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स, सो दैट थिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम, व्हाट? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। अब इंटरनेशनल नॉर्मली हम जब सेल और परचेज करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। बट अगर यही चीज मैं दो दो कंट्रीज आपस में कर रही हैं, लाइक इंडिया एंड जापान या इंडिया एंड इंग्लैंड, कोई भी दो कंट्रीज कर रही हैं, तो वो बन जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज इम्पोर्ट, ठीक है? सेकेंड कंपोनेंट इज export, right? These are the two words that we use in international trade, import and export. Import क्या होता है? Import is purchasing, right? Purchase करना किससे? दूसरे नेशन से। एक्सपोर्ट क्या है? सेल करना, किसको? दूसरे नेशन को। अब हम इम्पोर्ट हम कब करते हैं? जब मेरे पास एबिलिटी नहीं है गुड्स को प्रोड्यूस करने की, फर्स्टली, ठीक है? तो मैं दूसरे से परचेज कर लूंगी, या मैं प्रोड्यूस तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन दूसरा बंदा मेरे से सस्ते में बना रहा है तो मैं खुद ज्यादा पैसे लगा के क्यों करूँ प्रोड्यूस, मैं उससे खरीद लेती हूँ, मेरे को फायदा हो जाएगा, ठीक है? तो दिस इज इम्पोर्ट। एंड एक्सपोर्ट में भी यही है। अब मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरे को पता है कि आई एम प्रोड्यूसिंग इट एट वेरी चीप कॉस्ट, ठीक है? अगर कोई और पर्सन प्रोड्यूस करने जाएगा उसके पास इतना एडवांटेज नहीं है, मेरे पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, मेरे पास कॉस्ट बेनिफिट है। ड्यू टू मैनी रीजंस आई कैन प्रोड्यूस इट चीपली एज कम्पेयर टू अदर्स। तो दूसरे लोग भी सियाने हैं, वो भी खुद महंगा क्यों प्रोड्यूस करेंगे, वो भी मेरे से परचेज कर लेंगे, तो इन दैट केस आई कैन एक्सपोर्ट, ठीक है? Import is purchasing from another country and export is selling to other country. This is basic international trade होता क्या है, ठीक है? अब हम समझेंगे द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है? कि अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो तो आप किस चीज़ में ट्रेड करो, आप कब ट्रेड करो, आपके लिए ट्रेड करना बेनिफिशियल होगा भी या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम अब समझते हैं, ठीक है? So, before delving into this, one another thing that you all need to know is the background of the theories, ठीक है? कि ये theories आई क्यों, ठीक है? ये चीज अगर हमें पता होगी तो we can always remember the topic clearly, अगर हमें background clear है, ठीक है? तो before these theories क्या होता था? There was a mindset, there was a school of thought कि अगर कोई नेशन को ग्रो करना है, ठीक है? इफ नेशन wants to grow, how can it grow if इसके exports जो है they are higher and the imports they are lower, ठीक है? Obviously ना, अगर कोई भी कंट्री है वो दूसरों को सामान बेच तो ज्यादा रही है, मीन्स अर्न कर रही है, लेकिन जब दूसरों से खरीदना है वो नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली पहले सब लोग यही समझते थे कि जो कंट्रीज एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है, एक्सपोर्ट जिनका अच्छा है वो कंट्रीज डेवलप करेंगी, जो कंट्रीज इंपोर्ट कर रही हैं वो डेवलप नहीं करेंगी, ठीक है? दिस यूज टू बी द स्कूल ऑफ थॉट बैक इन 1700s, ठीक है? 1700s के टाइम की हम बात कर रहे हैं, तब लोग ये सब सोचते थे, ठीक है? 1700s में। बट उसके बाद क्या हुआ, कुछ इकोनॉमिस्ट आए, दे गेव सम थ्योरीज, जिससे क्या हुआ, लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई रिगार्डिंग, लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ठीक है? अब थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हम कर रहे हैं। थ्योरीज में क्या है, हमारे पास चार थ्योरीज है।
फर्स्ट इज द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है। सेकेंड इज कंपैरेटिव एडवांटेज, थर्ड इज हेक्शर-ओलन थ्योरी एंड फोर्थ इज फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। अब आप इनको भी कैसे कर सकते हो, दो पार्ट्स में समझ सकते हो, क्योंकि जो पहली दो थ्योरीज है ना, ये हमारी है क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। और जो हेक्शर-ओलन एंड द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, इनको हम क्या कह सकते हैं, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी थ्योरीज है। नाउ फर्स्ट थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है ये दी थी इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने, ओके। तो इसको हम कहते हैं स्मिथ्स थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन भी इसको हम बोल सकते हैं, एंड इट हाईलाइट्स द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड। तो लेट्स डिस्कस कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है। देखो, नाम से समझते हैं, नाम से सारी थ्योरी समझ आएगी। क्या बोला उन्होंने, हमसे क्या बोला उन्होंने, एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है। नेम से हमें क्या लग रहा है कि इस थ्योरी में क्या होता होगा, कि ये वो थ्योरी है जो विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगी, क्योंकि क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है कि गेन तो पक्का होना ही होना है, ठीक है। ये क्या कहता है थ्योरी कि ट्रेड कर इंटरनेशनल ट्रेड करने से दोनों पार्टीज को एब्सोल्युटली एडवांटेज होगा ही होगा, ठीक है। कि जो बाय कर रही है, मींस जो इंपोर्ट कर रही है उसको भी बेनिफिट होगा, एंड जो सेल कर रही है उसको भी बेनिफिट होगा। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज की ट्रेड, किन कमोडिटी का ट्रेड करें कि दोनों ही कंट्रीज को एब्सोल्युटली एडवांटेज हो जाए, ठीक है। कैसे होगी ये सिचुएशन क्रिएट, क्योंकि अभी तो हमने समझा कि अगर कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है तो उसको क्या होएगा, फायदा होएगा, जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है उसको फायदा क्या होगा, कम होगा। तो यार अभी तो हम अगर ये कह रहे हैं तो सडनली कैसे स्कूल ऑफ थॉट चेंज हुआ है ना। तो देखो, जो एडम स्मिथ है उसने क्या बोला, एडम स्मिथ का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर दो कंट्रीज हैं, ठीक है, इंडिया एंड दूसरी कंट्री है चाइना, ठीक है। अब दोनों ही कंट्रीज अपनी अपनी कमोडिटी बना रही हैं, तो इन दोनों को क्या ट्रेड करना चाहिए कि एब्सोल्यूट एडवांटेज हो जाए, ठीक है। सो ये चीज हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया कंट्री में वेट की प्रोडक्शन बहुत बढ़िया से होती है, ठीक है। एंड चाइना जो है, चाइना में हम बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकते हैं। या सो वी वर डिस्कसिंग कि थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है ये विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है, ठीक है। विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है मींस कि दोनों ट्रेड करेंगे, उन दोनों को फायदा होने वाला है। अब जो स्मिथ है इसने एडवांटेज किस टर्म में डिफाइन करा है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। एडवांटेज उसने डिफाइन करा है इन द टर्म ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कि दो कंट्रीज जो हैं वो जो भी कमोडिटी अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर एबल टू प्रोड्यूस एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल, ठीक है। मीन्स कि अगर इंडिया है, ठीक है, हम यहाँ पे दो ही कंट्रीज को लेके चलते हैं बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द असम्पशन ऑफ टू नेशंस ओनली, लाइक कि दो ही कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम बाकी सबको नहीं सोचेंगे। जो दो कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं हम उन्हीं दोनों को लेके सोचेंगे कि हाँ यही है, यही दो ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इंडिया इस चीज में अच्छा तो बाकी भी तो हो सकते हैं, हम दो ही लोगों को सोचेंगे, राइट। अब एक इंडिया कंट्री है, एक दुबई कंट्री है, ठीक है। वी ऑल नो दुबई या अरब नेशंस जो भी होते हैं, दे आर रिच इन पेट्रोलियम, एंड इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, राइट। तो क्या होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी क्या कहती है कि ये दो नेशन जो हमारे जिन जो ट्रेड करने वाले हैं हम उन्हीं दोनों को देखेंगे कि इंडिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो करता है वो बहुत ही कम कॉस्ट में करता है, दुबई उतनी कम कॉस्ट में उस कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर सकता। पहली बात, दुबई में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो नहीं सकती, वी नो, बिकॉज उधर का फर्टाइल नहीं है लैंड वगैरह, व्हाटएवर, ठीक है। तो इंडिया जो है एग्रीकल्चर में
इंडिया का एब्सोल्यूट एडवांटेज है, बिकॉज इंडिया से सस्ता कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता दुबई, ठीक है। सिमिलरली दुबई का पेट्रोलियम में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, बिकॉज इंडिया के पास उतना पेट्रोलियम का रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज के पास अपना अपना एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो इस केस में पहले अगर हम पहले वाले टाइम के अकॉर्डिंग सोचते तो इंडिया अगर एक्सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस, तो इंडिया फायदे में रहेगा, वी ऑल नो, ठीक है। लेकिन अब स्मिथ की थ्योरी क्या कहती है कि अगर दो कंट्रीज ऐसी हैं जिन दोनों के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है किसी ना किसी चीज में, इंडिया का किस में है, एग्रीकल्चर में, दुबई का किस में है, पेट्रोलियम में, तो दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सकती हैं एंड दोनों क्या होंगी, विन विन सिचुएशन में होंगी। कैसे? इंडिया के पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा है, इंडिया इसको बेचेगा दुबई को, दुबई ऑब्वियसली खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो इसको कॉस्ट में कम पड़ जाएगा, इसको कॉस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कम पड़ जाएगी, एंड इंडिया के पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करके सेल आ गया। ये क्या होगी, विन विन सिचुएशन होगी ना दोनों के लिए, कि उस कमोडिटी में ट्रेड करो जो तुमसे सस्ती कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, एंड अगर तुम उस कमोडिटी में डील करोगे तो उससे क्या होएगा, तुम विन विन सिचुएशन में रहोगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज सेज। तो आई होप कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ होगा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज कब होता है। तो हम अगर सम अप करना चाहें थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दो कंट्रीज में जब एक भी कंट्री के पास कॉस्ट का बेनिफिट है, ठीक है, कि एक कंट्री किसी भी कमोडिटी में स्पेशलाइज्ड है कि उससे सस्ता कोई भी प्रोड्यूस उस चीज को नहीं कर सकता, ठीक है। इन दैट सिचुएशन, जब वो अपनी कमोडिटी किसी ऐसी कंट्री को बेचेगी जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट सेम कमोडिटी में हायर है, तो उस सिचुएशन में दोनों कंट्रीज को फायदा होगा, ना कि सिर्फ बेचने वाली को, ठीक है। दिस इज व्हाट थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इज, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट कि सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाले को फायदा होगा, बिकॉज अभी हमने देखा कि इंपोर्ट करने वाले को भी फायदा हो सकता है। कैसे? अगर वो किसी ऐसे नेशन से परचेज करे जिसकी कॉस्ट कम है हमसे, तो ऑब्वियसली परचेज करने वाले को भी फायदा होगा। तो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट किस लिए थी, बिकॉज इसने एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थॉट को ब्रेक करा था दैट सिर्फ एक्सपोर्ट करने से फायदा होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेजेस। आई होप यू अंडरस्टूड इट, एंड अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट आता है सो यू कैन ऑलवेज आस्क द डाउट्स, एंड नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर अपना डाउट पूछ सकते हो। आई विल ऑलवेज मेक श्योर टू क्लियर दैट। And moving on to the next part. So this is what theory of absolute advantages। हम यहाँ से एक बारी ये नटशल में जो समरी है इसकी वो भी अगर रीड करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि अगर कोई और कंट्री हमसे चीपली कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है, हम किसके परस्पेक्टिव से ये बात बोल रहे हैं, इंपोर्ट करने वाली को, क्योंकि उसने इंपोर्ट करने वालों के लिए ही परसेप्शन चेंज करा था। पहले क्या परसेप्शन था कि इंपोर्ट करोगे तो आपकी कंट्री डेवलप नहीं होगी, ठीक है। लेकिन स्मिथ ने क्या बोला कि अगर कोई कंट्री आपसे सस्ता बना सकती है तो आप बाहर से खरीद के भी ग्रो कर सकते हो, रादर देन उस चीज को घर पे अपने बनाओ, बिकॉज आप घर पे बनाओगे आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज सेज कि यू अगर कोई और आपको सप्लाई कर सकता है एट चीपर कॉस्ट, देन वी बेटर बाय इट फ्रॉम देम रादर देन प्रोड्यूसिंग इट एट होम, ठीक है। इसके बाद आती है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। जो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थी ये बेसिकली किस चीज पे बेस्ड थी, कि आप जो है एक ही कमोडिटी में एक टाइम पे आप कर रहे हो स्पेशलाइज, या ये कह सकते हैं कि दो नेशन अगर हमारी सिचुएशन में है, लाइक हमने एग्जांपल लिया था ऑफ इंडिया एंड चाइना, राइट, या दुबई, हमने दुबई का एग्जांपल लिया था। हम्म। तो इंडिया और दुबई अगर आपस में डील कर रहे हैं, तो जो भी कमोडिटी की डील हम कर रहे हैं उसमें क्या होएगा कि एक ही कंट्री स्पेशलाइज्ड होगी, लेकिन उस थॉट को चेंज किया विद द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, डेविड रिकार्डो ने। जो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है, ठीक है, ये
बेस्ड है एब्सोल्यूट एडवांटेज पे ही, कि ये कहता है कि हाँ ठीक है ट्रेड करो जब स्पेशलाइज्ड हो, आप बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। लेकिन ये उसके आगे एक सिचुएशन क्रिएट करता है जिस चीज को हम अभी समझने वाले हैं, ठीक है। देखो, थियोरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोलती है कि दो नेशंस है हमारे, इंडिया और दुबई, ठीक है। ये लोगों को एब्सोल्यूट एडवांटेज जब होगा, कब आएगा एब्सोल्यूट एडवांटेज, कि इंडिया कोई कमोडिटी को बहुत ही लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकता है, दुबई की सेम कमोडिटी की कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, इस सिचुएशन में आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन डेविड रिकार्डो ने क्या सिचुएशन क्रिएट करी कि मान लो जो दो नेशंस की आप बात कर रहे हो, मान लो वो दोनों नेशंस ही बहुत अच्छे हैं उस चीज को बनाने में, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया और इंग्लैंड की, ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड की, ठीक है। एंड हमारे केस में हम कमोडिटी ले लेते हैं शर्ट्स, ठीक है। तो शर्ट्स कमोडिटी जो है वो इंडिया भी बना सकता है और इंग्लैंड भी बना सकता है। तो अगर दोनों ही नेशन बना सकते हैं तो इस केस में तो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज लगी ही नहीं, बिकॉज वो तो कहता है कि आप तभी ट्रेड करो जब एक नेशन बहुत ही महंगा बना सकता है या एक नेशन बना ही नहीं सकता, तो उस केस में दूसरे वाले को फायदा हो जाएगा उससे खरीद के, ठीक है। लेकिन अब हमारे केस में तो इंडिया भी बना सकता है शर्ट्स को, इंग्लैंड भी बना सकता है, इसका मतलब ट्रेड नहीं होगा क्या? यही परसेप्शन डेविड रिकार्डो ने चेंज करा। डेविड रिकार्डो की थ्योरी क्या बोलती है कि दो नेशंस ट्रेड कर सकते हैं कब, जब उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम होती है ट्रेड करने से, ठीक है। ये चीज को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, देन यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड इट, एंड देन आई विल गिव यू ब्रीफ ऑफ द थ्योरी, ठीक है। पहले मैं एग्जांपल दूंगी फिर मैं थ्योरी समझाऊंगी। सो दिस इज आवर एग्जांपल जिसमें हमारे पास प्रोडक्शन दी हुई है शर्ट्स एंड कॉटन की, एंड कंट्रीज है हमारे पास इंडिया एंड इंग्लैंड। ये बेसिकली क्या है कि एक लेबर आर में इंडिया 5 शर्ट बना सकता है, इंग्लैंड 3 शर्ट्स बना सकता है विद इन सेम लेबर आर। और इंडिया मान लो 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन, अब 10 टन्स ऑफ कॉटन वट एवर, 10 यूनिट्स ऑफ कॉटन बना सकता है इन 1 लेबर आर, एंड इंग्लैंड जो है 9 यूनिट्स ऑफ कॉटन बना सकता है इन 1 आवर। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बेनिफिट किसके पास है, इंडिया जो है इंग्लैंड से बेटर है शर्ट्स की प्रोडक्शन में, राइट, क्योंकि वो शर्ट्स सस्ती बना रहा है। एंड इंडिया के पास कॉटन में भी बेनिफिट है कि वो कॉटन इंग्लैंड से बेटर प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम सोचेंगे कि अगर इंडिया दोनों में ही बेटर है तो इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए एंड इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करना चाहिए एज पर द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है। लेकिन डेविड रिकार्डो इसमें क्या अपना ओपिनियन देता है, वो कहता है कि इंडिया अगर दोनों चीजों में अच्छा है और इंग्लैंड अगर दोनों चीजों में बुरा है, तो रादर देन कि इस चीज पे फोकस करे कि इंडिया दोनों चीजें ही बना के इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करे, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इंडिया दो प्रोडक्ट में अगर अच्छा है, दोनों में ही अच्छा है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा किसकी प्रोडक्शन में है, ठीक है, वो ज्यादा सस्ती किसकी प्रोडक्शन कर सकता है, इंडिया फिर वो कमोडिटी पे फोकस करेगा, ठीक है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कहता है कि इंडिया ज्यादा अच्छा किसकी प्रोडक्शन में, मीन्स बेटर इन दोनों में जिसमें भी बेटर है इंडिया को उस पे फोकस करना चाहिए। एंड इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड दोनों में ही बुरा है तो उसे किस पे फोकस करना चाहिए, जिसमें वो कम बुरा है, राइट। कि अगर ठीक है ना कि अगर आप आप एक से ज्यादा चीज में अच्छे हो, कि कोई भी काम में आप आपके पास स्किल्स हैं एक से ज्यादा, तो आप उस स्किल पे फोकस करोगे जिसमें आप फिर दोनों स्किल्स को कंपेयर करोगे और जिसमें आप ज्यादा बेटर हो आप उस पे फिर फोकस करके अपने आप को और बेटर करोगे। एंड सिमिलरली अगर कोई पर्सन है वो दोनों ही चीजों में खराब है तो ऑब्वियसली वो उस चीज पे फोकस करेगा जिसमें वो कम अच्छा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेजेस इन सिंपल टर्म्स, बेसिक लेमैन टर्म्स में मैंने आपको बताया कि दो कंट्रीज हैं, दो कमोडिटीज हैं, एक कंट्री है जिसकी जो दोनों में ही अच्छी है प्रोडक्शन में, एक कंट्री है जो दोनों में ही बुरी है। तो रादर देन कि इस चीज पे फोकस करें कि जो अच्छी वाली कंट्री है वो दोनों चीजें बनाई जाए और बुरी वाली कंट्री ना बनाए, ठीक है, उससे अच्छा क्या है कि हम वो कमोडिटी पे फोकस करें जिसपे हमारी ज्यादा एक्सपर्टीज है, राइट।
एंड जिस कंट्री के पास कम एक्सपर्टीज है वो उन दोनों में देखे कि ठीक है मैं दोनों में बुरा हूँ लेकिन मैं कम बुरा किस में हूँ, ताकि मैं उस पर फोकस करके अपने आप को बेनिफिट दे सकूँ। अब ये चीज हम मेजर कैसे करते हैं? दिस थिंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है, बिकॉज स्पेशलाइजेशन या एडवांटेज हम किस टर्म्स में मेजर कर रहे हैं? प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की टर्म में। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज में हम प्रोडक्ट आई एम सॉरी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में हम प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बेसिस के ऊपर हम अपना मेजर करते हैं कि कौन सी कमोडिटी में हम बेटर हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक टर्म आपकी यूज होगी विच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ें समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताऊंगी ताकि आप ये कंसेप्ट को अच्छे से समझ सको। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, मान लो मेरे पास दो जॉब्स के ऑप्शन है। इट्स नॉट विजिबल, लेट मी यूज इट। इफ आई हैव ऑप्शन ऑफ टू जॉब्स, ठीक है, एक जॉब मेरे को पे कर रही है 15,000, एक जॉब मेरे को पे कर रही है 10,000। ठीक है, तो किस जॉब को मैं चुनूंगी? 15,000 को, राइट। अब इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जब मैंने ये 15,000 वाली जॉब चुन ली तो मुझे ये 10,000 वाली जॉब छोड़नी पड़ी। ठीक है, तो जब हम एक काम को करने के लिए हमें कुछ और ऑप्शन को छोड़ना पड़ता है तो उस जो ऑप्शन हमने फोगो करा है उसकी कॉस्ट हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, सो आई कैन से दैट द कॉस्ट ऑफ चूजिंग दिस जॉब इज 10,000 बिकॉज मेरे को वो 10,000 वाला ऑप्शन छोड़ना पड़ा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना बिकॉज अभी ये हमारे काम आएगा। ठीक है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया दोनों प्रोडक्ट में अच्छा है एंड इंग्लैंड दोनों प्रोडक्ट में खराब है। तो इंडिया को किस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए? इंडिया किस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेगा जिसमें इंडिया की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? लो होएगी, राइट। एग्जाम्पल हम पिछले वाले जॉब वाला ही लेते हैं। अगर मैं दो जॉब्स कर सकती हूँ, एक मुझे 10,000 रुपये देगी, एक मुझे 15,000 रुपये देगी। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस जॉब में लो होएगी? मैं आपको दोनों सिनेरियो लेके समझाती हूँ। अगर मैं 10,000 वाली जॉब सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसमें मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मैंने 15,000 रुपये छोड़ के मैंने 10,000 कमाए हैं। ठीक है, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 15,000। और 15,000 वाली जॉब अगर मैं लेती हूँ तो इसमें मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 10,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि मैंने 10,000 छोड़ के मैंने 15,000 कमा रही हूँ। ठीक है, तो इन दोनों में लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस में है? सेकंड केस में। तो मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? लोअर है। सेम हम अभी इंडिया और इंग्लैंड के केस में भी हम यही चीज करने वाले हैं कि जिस कमोडिटी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर होगी हम उस कमोडिटी की प्रोडक्शन करेंगे। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम मेजर कैसे करते हैं? ये हम ले लेते हैं यहाँ पे इंडिया, सेकेंड, चलो इसे रहने देते हैं। इंडिया, इंग्लैंड। ठीक है, बना क्या रहे हैं ये लोग? शर्ट्स एंड कॉटन। अब हम मेजर करेंगे इंडिया की शर्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और कॉटन बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या। हाँ जी, सो फर्स्टली हम देखते हैं कि इंडिया की शर्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। कैसे देखेंगे? देखो, इंडिया भी 5 शर्ट बना सकता है 1 घंटे में और 10 यूनिट ऑफ कॉटन बना सकता है इन वन वन लेबर आवर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? मैंने डिसाइड करना है कि 1 घंटे में मैं या तो कॉटन बनाऊंगी या मैं शर्ट बनाऊंगी। तो अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैंने शर्ट बनानी है तो मैंने 1 घंटे में कितनी शर्ट बनाई? 5। ठीक है, 5 शर्ट बनाने के लिए मैंने गिव अप कितनी कॉटन करी है? 10, राइट। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग शर्ट क्या है? 2 यूनिट्स ऑफ कॉटन। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर जा रही हूँ कॉटन बनाने, मेरे पास एक ही घंटा है, मैं 1 घंटे में एक ही प्रोडक्ट बना सकती हूँ, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं शर्ट्स और कॉटन में अभी मैं कॉटन चूज कर रही हूँ। तो कॉटन बनाने के लिए मैंने 1 घंटे में 10 यूनिट ऑफ कॉटन बनाई, उसके लिए मुझे गिव अप क्या करना पड़ा? 5 यूनिट ऑफ शर्ट। तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 0.5 शर्ट।
सिमिलरली इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड अगर 1 घंटे में सिर्फ शर्ट बनाने का डिसाइड करता है तो उसने फॉरगो क्या करा, 9 यूनिट्स ऑफ कॉटन बनाया, क्या 3 यूनिट्स ऑफ शर्ट, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आई, 3 कॉटन यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली उसने अगर शर्ट्स का ऑप्शन छोड़ के उसने कॉटन प्रोड्यूस करने का डिसाइड करा तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, 9 यूनिट्स उसने कॉटन के बनाए, उसके लिए उसने गिव अप क्या करा, 3 यूनिट्स ऑफ शर्ट, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई 0.33 यूनिट्स ऑफ शर्ट। अभी ये हमने बना लिया है टेबल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कि किस कंट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस कमोडिटी में ज्यादा है। देखो अब हम कंपेयर करते हैं शर्ट्स के केस में, ठीक है। शर्ट्स में इंडिया अगर 1 घंटे में शर्ट बनाने का डिसाइड करता है तो उसे सिर्फ 2 यूनिट्स ऑफ कॉटन गिव अप करना पड़ता है, लेकिन अगर इंग्लैंड शर्ट बनाने का डिसाइड करता है तो इंग्लैंड को 3 यूनिट ऑफ कॉटन गिव अप करना पड़ता है। तो बताओ इंडिया को शर्ट बनानी चाहिए, सॉरी अब हम डिसाइड करेंगे कि इंडिया को शर्ट बनानी चाहिए या इंग्लैंड को शर्ट बनानी चाहिए। तो किस किस कंट्री को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम पड़ रही है शर्ट बनाने की, इंडिया को कम पड़ रही है, ठीक है। तो क्या करेगा इंडिया, क्या करेगा, शर्ट बनाएगा। एंड इन कॉटन इंडिया की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या पड़ रही है, इंडिया की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 0.5 यूनिट ऑफ शर्ट। अगर इंडिया कॉटन बनाने का डिसाइड करता है तो उसे पॉइंट हाफ शर्ट गिव अप करनी पड़ती है, जबकि इंग्लैंड अगर यही सेम चीज डिसाइड करता है तो उसे सिर्फ 1/3 ऑफ द शर्ट गिव अप करना पड़ता है। मीन्स गिव अप कौन कम कर रहा है, इंग्लैंड कम गिव अप कर रहा है। तो इस केस में हु शुड प्रोड्यूस कॉटन, इंग्लैंड। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड कि कौन सी कंट्री को कौन सी कमोडिटी में प्रोड्यूस करना चाहिए। जिस कमोडिटी में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है तभी आपको फायदा है, ठीक है। समझ रहे हो ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि एक काम करने के लिए आपने खोया क्या है, ठीक है। तो जहां पे आपने कम चीज खोई है वो आपके लिए फायदा है। सो इंडिया ने अगर मतलब अगर आप एक चीज डिसाइड करोगे दूसरी आपको छोड़नी ही पड़ेगी, तो आप कौन सी डिसाइड करोगे जहाँ पे आपका नुकसान कम होगा छोड़ने से। तो इंडिया अगर शर्ट और कॉटन में डिसाइड कर रहे हैं तो इंडिया को कहाँ पे ज्यादा फायदा है, शर्ट में। और यही अगर कॉटन में देखें तो इंडिया को ज्यादा फायदा है या इंग्लैंड को ज्यादा फायदा है। तो what should be the scenario in this case, what can we conclude from here, that opportunity cost of producing shirt, ठीक है, इंडिया की लो है, इंग्लैंड की हाई है। सो हु शुड प्रोड्यूस इट, इंडिया शुड प्रोड्यूस इट। एंड opportunity cost of producing cotton, opportunity cost of cotton किसकी ज़्यादा है, इंडिया की ज़्यादा है, इंग्लैंड की कम है। सो हु शुड प्रोड्यूस इट, इंग्लैंड शुड प्रोड्यूस इट, ठीक है। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ, बिकॉज ये थोड़ा सा आई गेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को। आई होप मैंने आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझाया है। सो अब अगर आप ये चीज़ पढ़ोगे तो यू विल एब्सोल्युटली बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि आप ट्रेड कब करो, जब आपकी रिलेटिव कॉस्ट लोअर है। मींस रिलेटिव कॉस्ट हम यहाँ पे किसको ले रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, कि आप उसी चीज में स्पेशलाइज करो जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम पड़ रही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम यहाँ पे किस चीज को लेके मेजर करते हैं, वी टेक द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है, कि मेरी लेबर किस चीज में ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो उस बेसिस के ऊपर हम मेजर करते हैं, ठीक है। सो इन नटशेल हमने क्या समझा है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज से, कि फर्स्टली एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलता है कि दोनों कंट्रीज में एक ही कंट्री स्पेशलाइज कर सकती है, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज कहता है नहीं, हो सकता है दोनों कंट्रीज भी अच्छी हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने क्या डिसाइड करा कि अगर दोनों कंट्रीज अच्छी हैं तो ये नहीं कि दो एक ही जो ज्यादा अच्छी है दोनों प्रोडक्ट में वही कंट्री प्रोड्यूस करे और दूसरी वाली उससे खरीदे। rather than focusing on specializing in two product, you can focus on one product, the country which is good, and the country which is bad should focus on the product on which it is less bad. So this is what the theory is in nutshell. You can also read it from here, that theory of comparative advantage, sorry, this
typo, ठीक है. Comparative advantage emphasizes that rather than specializing in two product, country should focus on product for which opportunity cost is lower and comparative advantage is higher. Okay, so that's it for the theory of comparative advantage. So the next theory is the Heckscher-Ohlin theory. We have done two theories till now: absolute advantage and comparative advantage. Those two were the classical theories, and now we are going to do the modern theory. Heckscher-Ohlin theory क्या कहती है? ये कहती है कि आप जो एक्सपोर्ट करने वाले हो प्रोडक्ट, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर. ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल दो तरह के हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लेबर एंड कैपिटल. ठीक है, लेबर मीन्स मैन पावर के रिलेटेड, कैपिटल मीन्स मशीनरी इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी, इस सब के रिलेटेड, राइट. सो हेक्शन-ओलिन थ्योरी क्या कहती है कि कंट्री किस चीज में ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी वो डिपेंड करेगा कि उसके नेचुरल रिसोर्सेज किस चीज में रिच हैं. ठीक है, अगर कोई कंट्री है जिसमें लेबर ज्यादा है, ठीक है, ऐसी कंट्री कौन सी है? ऑफ कोर्स इंडिया है ना, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है. तो इंडिया जैसी कंट्री जो लेबर इंटेंसिव है, वहां पे क्या होएगा? वहां पे लेबर रिलेटेड प्रोडक्ट्स ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे. लेबर रिलेटेड प्रोडक्ट्स कैसे आ जाते हैं? जहाँ पे मैन पावर का ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड. इसीलिए इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड कंट्री है. ठीक है, यही अगर मैं कोई ऐसी कंट्री ले लूँ जो कि कैपिटल रिच है, तो वहां पे क्या होएगा? वहां पे हमारे कैपिटल ओरिएंटेड ट्रेड ज्यादा होएगा. ठीक है, मीन्स की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें ज्यादा वहां पे ट्रेड करी जाएंगी. एंड कैपिटल रिच कंट्री हम एक ले सकते हैं जैसे कि अमेरिका, राइट. अमेरिका में क्या होता है? वहां पे कैपिटल ज्यादा होती है बिकॉज दे आर रिच इन टेक्नोलॉजी एंड दे आर मोर एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी इन देन इंडिया. सो वहां पर जो है ट्रेड क्या होगा? कैपिटल ओरिएंटेड होगा. सो दिस इज हेक्शन-ओलिन थ्योरी. काफी सिंपल है कि कंट्री का एक्सपोर्ट ट्रेंड जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? कि उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पे रिच है. एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा बेसिकली डिपेंड कर जाता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, काइंड ऑफ. ठीक है, सो दैट्स इट. सो इसमें कुछ अजम्पशंस हम यूज करते हैं, जैसे कि सबसे पहली अजम्पशन ये है कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो कंट्रीज में तो डिफर करेंगे. कोई कंट्री कैपिटल रिच होगी, कोई कंट्री लेबर रिच होगी, किसी कंट्री में अलग रिसोर्सेज ज्यादा होंगे जो भी प्रोडक्शन में यूज होता है. ठीक है, बट एक चीज हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन विल बी आइडेंटिकल. प्रोडक्शन फंक्शन आइडेंटिकल होने का क्या मतलब है? प्रोडक्शन फंक्शन भी क्या होता है हमारा? सबसे पहले कि जो आप इनपुट डाल रहे हो, ठीक है, और उससे आपको जो भी आउटपुट मिल रहा है, वो दोनों क्या जो भी इनपुट आउटपुट की रेशियो है. फॉर एग्जांपल मैंने अगर मान लो मैंने 5 यूनिट्स ऑफ कॉटन डाली तो मुझे एक शर्ट मिली, जस्ट फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो ये मेरा 5 यूनिट्स ऑफ कॉटन क्या है? मेरा इनपुट. एक शर्ट मेरा क्या है? आउटपुट. इन दोनों की रेशियो क्या होती है? प्रोडक्शन फंक्शन होती है. सो हेक्शे-ओलिन थ्योरी क्या अज्यूम कर रहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी में आपके पास डिफर कर सकता है. किसी के पास कोई रिसोर्स ज्यादा होगा, किसी के पास कोई रिसोर्स ज्यादा होगा, लेकिन इनपुट आउटपुट की रेशियो आपकी सेम रहने वाली है. अगर मैं 5 यूनिट्स डाल के एक शर्ट बना रही हूँ तो आप भी 5 यूनिट डाल के एक शर्ट बना सकते हो. ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. मीन्स देर आर नो अदर फैक्टर्स की टेक्नोलॉजी इफेक्ट कर सकती है या फिर प्रोडक्टिविटी इफेक्ट कर सकती है. नथिंग. प्रोडक्शन फंक्शन को क्या कह रहा है कि सेम रहेगा. सो ये एक अजम्पशन यूज करता है हेक्शन-ओलिन थ्योरी. ठीक है, एंड बाकी सेकेंड assumption क्या वो यूज करता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट रिक्वायर प्रोडक्टिव फैक्टर इन रिलेटिव डिफरेंट प्रोपोर्शन. सो दिस इज क्वाइट सिंपल कि अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग रेशियो में जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं. सो देयर इज नथिंग एज सच टू एक्सप्लेन देयर. सो अब हमारी कंप्लीट हो गया हेक्शन-ओलिन थ्योरी भी. इट वाज वेरी सिंपल. नेक्स्ट थ्योरी है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी. अब फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी जो है ना, ये हमारी बेस्ड होती है कहीं ना कहीं हेक्शन-ओलिन थ्योरी पे. कैसे? हेक्शन-ओलिन थ्योरी किसकी बात करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की. ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वो क्या कहता है कि कोई कंट्री होगी जो लेबर रिच होगी, कोई कंट्री होगी जो कैपिटल रिच होगी, राइट. लेकिन अब यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का रूल भी अप्लाई करते हैं साथ में कि अगर एक लेबर रिच कंट्री है,
लेबर रिच कंट्री किस चीज के एक्सपोर्ट पे फोकस करेगी? ऑन द लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जहाँ पे लेबर ज्यादा यूज होनी है। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट मान लो, ठीक है, जहाँ पे लेबर ज्यादा लगनी है। अब जब लेबर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, उससे क्या होगा? क्योंकि हम लेबर वाले प्रोडक्ट बनाएंगे, लेबर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। लेबर की डिमांड ज्यादा होगी लेकिन सप्लाई तो उतनी ही रहेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा? लेबर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे हमारे, ठीक है। अब लेबर के प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा? जो हमारे कैपिटल ओरिएंटेड हैं उनके प्राइसेस सेम रहेंगे, बिकॉज उसकी डिमांड तो बढ़ नहीं रही इंडिया में, ठीक है, तो उसके प्राइसेस सेम रहेंगे। लेकिन हमारे लेबर ओरिएंटेड गुड्स की डिमांड ज्यादा होने से लेबर के प्राइसेस ज्यादा हो गए, तो उससे क्या होगा? एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे हमारा कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन की कॉस्ट और लेबर ओरिएंटेड गुड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। क्यों? बिकॉज हमारा डिमांड एंड सप्लाई के जो सिंपल रूल है वो अप्लाई हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी इज। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन मीन्स कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल को अप्लाई करने के कारण एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, कि प्राइस की कॉस्ट जो लेबर ओरिएंटेड की है वो इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे कैपिटल के बराबर ही आ जाएगी वो, ठीक है। क्वाइट सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड है। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, सो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी इज कंप्लीटेड। सो हम एक बारी फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि चारों थ्योरीज हमने जो पढ़ी है वो क्या क्या कहती है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने करी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, है ना। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कहती है? कि विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इंपोर्टर के लिए भी एक्सपोर्टर के लिए भी। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कहती है? कि दो कंट्रीज सेम प्रोडक्ट में स्पेशलाइज कर सकती हैं, ठीक है, पर किस कंट्री को उस प्रोडक्ट को स्पेशलाइज करना चाहिए जिसका रिलेटिव कॉस्ट क्या है? लोअर है। रिलेटिव कॉस्ट हमने क्या ली थी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की लोअर रहेगी, वो कंट्री को ही उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को करना चाहिए एंड दूसरी कंट्री को किसी और प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारा टोटल वर्ल्ड आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एब्सोल्यूट, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड हमने पढ़ी हेक्सचर ओलन थ्योरी, ठीक है। सो हेक्सचर ओलन थ्योरी क्या कहती है? कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारे पास नेचुरली अबंडेंट रिसोर्सेज हैं, जो भी नेचुरली हमारे पास ज्यादा है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहिए। बेसिकली वो कहते हैं कि नेचुरली आप उसी प्रोडक्ट में ही ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे बिकॉज उसके रिसोर्सेज आपके पास ज्यादा हैं, ठीक है। जो लेबर रिच होंगी वो मैन पावर वाले प्रोडक्ट को ज्यादा करेंगे एक्सपोर्ट, और जो कैपिटल इंटेंसिव होगी कंट्री वो कैपिटल वाले प्रोडक्ट को करेंगी। फोर्थ आ जाता है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन क्या बोलता है? कि आप फैक्टर के बेस्ड पे जब आप एक्सपोर्ट पे फोकस करने लगोगे तो एक पॉइंट पे आपका अबंडेंट वाले फैक्टर के प्राइसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आपके कैपिटल और लेबर, ठीक है, क्योंकि हमने कैपिटल लेबर की एग्जांपल ली, कैपिटल और लेबर के प्राइसेस एक पॉइंट पे आके इक्वल हो जाएंगे एंड कॉस्ट आपको सेम ही पड़ने लग जाएगी। दिस इज द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। ओके, सो ये चारों थ्योरीज आई होप क्लियर है, एंड अगर कोई भी डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क द डाउट। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं लिमिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। सो लिमिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी हमने अभी थ्योरीज पढ़ी उनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होंगी, ठीक है। सबसे पहली लिमिटेशन जो क्लियर होती है किसी भी थ्योरी में, कि अजम्पशंस लेके चलते हैं, कुछ भी अजम्पशंस ले लेते हैं, वो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल भी नहीं होती है, ठीक है। जैसे इन्होंने मान लिया कि सिर्फ दो ही कंट्रीज हैं, दो ही कंट्रीज ट्रेड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने इम्पोर्ट करना है तो मैं एक कंट्री को नहीं कंपेयर करूंगी, मैं बहुत सारी कंट्रीज को कंपेयर करूंगी, देखूंगी मेरे को फायदा किस में, मैं उससे करूंगी। सो ये अजम्पशन हमारी रियल वर्ल्ड में नहीं चलती, ठीक है। सेकंड द अजम्पशन दे टेक की फ्री ट्रेड है। फ्री ट्रेड नहीं होता है कभी भी। फ्री ट्रेड का क्या मतलब होता है? कि आप कुछ भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट इन रियल वर्ल्ड रूल्स एग्जिस्ट, ठीक है। कस्टम के रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। सो ऑल दोज थिंग्स डू एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, बट थ्योरीज उन चीज़ों को क्या करती हैं? इग्नोर करती हैं।
थर्ड क्या आ जाता है? थर्ड एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है, ये जो सेकंड वाला हमारा पॉइंट है, दिस। ठीक है। सो ये क्या बोलता है? ये कहते हैं कि फ्री ट्रेड और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या बोलती है कि आपको जिस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए, जो भी आपके पास रिलेटिव कॉस्ट कम है उसको एक्सपोर्ट कर दो, जिसकी रिलेटिव कॉस्ट ज़्यादा है उसको इम्पोर्ट कर दो। लेकिन हमेशा प्रैक्टिकल वर्ल्ड की सिचुएशन में ये चीज़ डिज़ायरेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज मान लो मैं कोई भी प्रोडक्ट है जो मैं अपनी कंट्री में तो मैं कॉस्टली बनाती हूँ, ठीक है, कॉस्टली पड़ता है मेरे को इन माय ओन कंट्री, ठीक है, और अगर मैं उसी चीज को इम्पोर्ट करती हूँ तो मुझे काफी कम कॉस्ट पड़ेगी। बट हमेशा मेरे लिए ये डिजाइरेबल नहीं होगा कि मैं उस महंगे वाले प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर लूँ। इसकी एग्जांपल क्या है? चाइना से हम जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, सो यू ऑल नो दैट चाइना वाले प्रोडक्ट हमें काफी सस्ते पड़ते हैं। बट चाइना के साथ फिर उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बिगड़ जाता है। सो हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्योरीज इज नॉट डिजायरेबल। चाहे सिचुएशन में वो चीज एक राइट एक्शन जरूर बन जाती है कि हाँ मैं दिख रहा है कि ये करना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट से वो हमारी कंट्री के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हमारे जो भी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं ये इतनी सफिशिएंट हमें बताती नहीं है कि किस टाइप के प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी डिटेल्ड में एनालिसिस करना पड़ेगा और जो भी अजम्पशंस ये लोग यूज़ करते हैं वो हमेशा हमारे एप्लीकेबल नहीं है। सो ये थ्योरीज चाहे हमें काफ़ी इन्होंने डेवलप थ्योरीज की मदद से काफ़ी सो हमने लिमिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी डिस्कस कर ली। हमने ये देखा कि थ्योरीज चाहे हमें काफ़ी उन्होंने हमारा स्कूल ऑफ थॉट चेंज करा, ट्रेडिशनल को काफ़ी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को प्रमोट करा है, लेकिन उनके अपने लिमिटेशंस हैं। एंड whenever we apply these theories we should always keep in mind the limitations of them, ठीक है। next thing now we're going to do is next topic, which is international trade policy framework। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क। पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या बताता है? जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हम कंडक्ट करते हैं, ठीक है, उस चीज के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए कि पूरे जो वर्ल्ड में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, ठीक है, उस ट्रेड को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, ठीक है। अब हम वो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WTO भी कहते हैं, राइट। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट एक गैट और WTO काइंड सेम चीज़ों पे ही काम करते थे। इन लोगों का मेन पर्पस क्या था कि जो भी ट्रेड हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम एग्रीमेंट्स बनाएं ताकि ट्रेड अच्छे से हो सके। गैट में कुछ लिमिटेशंस थी एंड उन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए इसमें एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स चली थी। वो सीरीज ऑफ मीटिंग्स का रिजल्ट एट द एंड क्या निकला कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारा इस्टेब्लिश करा गया। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या है कि वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं, वर्ल्ड के जो नेशंस हैं, उनके बीच में हमने नेगोशिएशंस एंड एग्रीमेंट्स साइन कराने हैं ताकि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड करने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन चीज़ों को हम रिमूव कर सकें। दीज टॉपिक्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, मैं एक बार जस्ट आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी। यू जस्ट नीड टू नो दीज टॉपिक्स, एज सच कुछ लर्न करने वाला भी नहीं है इसमें, आपको जस्ट एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो वी विल क्विकली मूव थ्रू दीज टॉपिक्स। हमने अभी कर लिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्रीमेंट्स बनती हैं उसमें कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं जिनके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड को इजी किया जाता है। एंड वो जो भी पॉलिसीज यूज करते हैं या जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उसमें से कुछ रूल्स की एग्जांपल्स हमने लिखी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है एंटी डंपिंग एंड सब्सिडीज। एंटी डंपिंग एंड सब्सिडी क्या होता है? एंटी डंपिंग बेसिकली रूल बनाया जाता है कि हमारी कंट्री में कोई दूसरी कंट्री अपना प्रोडक्ट ज़्यादा इम्पोर्ट ना कर दे,
उस चीज को अवॉइड करने के लिए एंटी डंपिंग बनाया जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट, कोई कंट्री जो होती है वो अपनी पार इस्टेब्लिश करना चाहती होती है दूसरी कंट्री पे। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं चाइना और इंडिया का। चाइना जो है इंडिया की मार्केट में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहता है, और उसके लिए उस कंट्री की गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको स्पेशल सब्सिडीज दे रही है एंड स्पेशल जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है कि अगर आप इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आपको हम ज़्यादा फायदा देंगे। एंड चाइना वाली मार्केट भी जो है, अगर चाइना बाकियों को सेल कर रहा है, अदर वर्ल्ड को सेल कर रहा है, तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट प्राइस लगा रहा है, लेकिन अगर वो इंडिया में प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको काफ़ी कम प्राइस में बेच रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो इंडिया में अपनी पावर स्टैब्लिश करना चाहता है। तो इससे क्या होता है, डोमेस्टिक जो हमारे मार्केट प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो डोमेस्टिक मार्केट प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डंपिंग का रूल लगाया जाता है। सो एंटी डंपिंग एंड सब्सिडीज के बारे में भी डिस्कस किया जाता है कि इसके रिगार्डिंग रूल्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं कि किस टाइप की सब्सिडीज आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट next thing that World Trade Organization discuss is the कंपटीशन पॉलिसी। सेम कंपटीशन पॉलिसी भी इसी तरह आ जाती है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो उससे डोमेस्टिक मार्केट्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई कंट्री अपनी ज़्यादा पावर नहीं स्टैब्लिश कर ले, उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाए जाते हैं ताकि हेल्दी कंपटीशन बना रहे मार्केट में। ये चीज़ भी WTO जो है देखती है। ट्रेड फैसिलिटेशन, जो भी कंट्रीज हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको ट्रेड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं ताकि वो ट्रेड ज़्यादा करे और वो ग्रो करे। एंड और काफ़ी सारे इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं इसमें। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस किया जाता है। रिसेंटली इंडिया की कुछ पॉलिसीज जो थी, सब्सिडीज जो इंडिया ड्रॉबैक एंड ऑल दीज फैसिलिटीज दे प्रोवाइड टू एक्सपोर्ट, सो उसके रिगार्डिंग कंसर्न रेज किया गया था WTO में। एंड उसके बाद इंडिया को अपने काफ़ी रूल्स चेंज करने पड़े थे। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी वो लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट जो है, जो WTO की मेंबर है, और वो अपनी कंट्री में कुछ ऐसा रूल बना रही है जिससे क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट हो रहा है, सो दे कैन ऑल्सो रेज दोज इश्यूज इन द WTO एंड उसके ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन ही वर्क करती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। एक है WTO, जो कि पूरे वर्ल्ड की बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। एक होते हैं रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्या होते हैं कि वर्ल्ड WTO में तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज आ गई, ठीक है, WTO में पूरे दुनिया की कंट्रीज आ गई। लेकिन रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स में क्या होता है कि कुछ कंट्रीज होती हैं, नेबर कंट्रीज कह लो, या जो कंट्रीज के आपस में रिलेशंस अच्छे हैं, वो मिलके एक अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ रूल्स बना लेते हैं कि हम एक दूसरे को ट्रेड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि अच्छे से हम ट्रेड कर सकें एक दूसरे के साथ। सो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स कैसे वर्क करते हैं ये हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो दो कंट्रीज हैं, तो हम दो से ज़्यादा कंट्री लेते हैं, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारी नेबरहुड कंट्रीज हैं। एंड ये कंट्री के रिलेशंस एक दूसरे के साथ अच्छे हैं। नाउ दीज कंट्रीज वांट टू डेवलप, तो ये लोग क्या करेंगे, ये कहेंगे कि हम बाकी लोगों से इंपोर्ट करेंगे, हम बाकी दुनिया की डेवलप्ड नेशन से इंपोर्ट करेंगे। उनको हम पैसा भेजने की जगह क्यों ना हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प करें। तो इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश मिलके एक अपना एक अलग से ग्रुप बना लेंगे जिसका नाम रख देंगे D4। जस्ट मैं एक रैंडम कुछ भी बोल रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। मान लो उन्होंने D4 करके एक अपना एक ट्रेड ब्लॉक बना लिया जिसमें वो क्या करेंगे, अब ये बनाएंगे यहाँ पे ट्रेड रूल्स, ठीक है, या एग्रीमेंट्स बनाएंगे। और ये एग्रीमेंट्स क्या आएंगी, ये सिर्फ 4 कंट्री के ट्रेड के ऊपर ही एप्लीकेबल होंगी, किसी और के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी। इसमें ये क्या क्या रूल्स बना सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर इन कंट्रीज को आप एक्सपोर्ट करोगे तो जो हमारे कंट्री के प्लेयर हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, उनको हम बेनिफिट देंगे। हम इंडिया वाले बोलेंगे कि अगर आप नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको कस्टम ड्यूटी का रेट कम कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा हो गया कि इंडिया ने मान लो कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लो आयरन, ठीक है, आयरन ओर की एक्सपोर्ट इंडिया ने
उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है या कुछ लिमिट फिक्स की हुई है, लेकिन इंडिया ने बोल दिया कि अगर ये 4 कंट्रीज को आप 3 कंट्रीज को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। सिमिलरली इम्पोर्ट के ऊपर भी रूल्स लगाए जा सकते हैं कि इम्पोर्ट अगर आप इनसे करते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी, आपको और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सो दीज काइंड ऑफ रूल्स अप्लाई। एंड ये सारे जो स्पेशल एक दूसरे के लिए इन्होंने रूल्स बनाए हैं, ये क्या होता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एक तरह से दे रहे हैं कि ये मेरे दोस्त कंट्रीज हैं, ये मेरे अच्छे रिलेशन है इन कंट्रीज के साथ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा ट्रेड इन लोगों के साथ बढ़े, इंटरनेशनल ट्रेड। सो मैं इन लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रही हूँ बाकियों से कंपैरेटिव। बाकियों को मैं सेम, बाकियों के साथ रिस्ट्रिक्टिव बिहेव कर रही हूँ, लेकिन इनके साथ मैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो। इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल में हो और आप बाकी लोगों के साथ हो, ठीक है। सो आप अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल के साथ आप कुछ रूल्स अलग बना लेते हो और बाकी लोगों के साथ आपके रूल्स अलग होते हैं, जैसे हमारे क्लोज फैमिली मेंबर्स के साथ रूल अलग होते हैं, बाहर वालों के साथ रूल अलग होते हैं। सो सिंपली यही चीज होता है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स में, कि जो भी इनके मेंबर्स होते हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट्स के थ्रू स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं। अब प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट्स जो है वो दो तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट आ जाता है फ्री ट्रेड एरियाज, जिसमें क्या करते हैं, टैरिफ रिड्यूस करते हैं, ठीक है। टैरिफ रिड्यूस कर दिया मीन्स कस्टम ड्यूटी मैंने कम कर दी, बाकी को मैं 20 लगा रही हूँ, मैं अपने प्रेफरेंशियल जिनके साथ मेरा प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट है उनको मैं 15 लगा रही हूँ। या मैं हो सकता है मैं रिमूव कर दूँ कि आप ये प्रोडक्ट, अगर आप इंडिया वाले कह रहे हैं अगर आप ये प्रोडक्ट नेपाल से इंपोर्ट करोगे हम कस्टम ड्यूटी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ नेपाल का ये प्रोडक्ट ग्रो होए, ठीक है। या नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं कि कई बार कंट्री स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि ये प्रोडक्ट आप इंपोर्ट नहीं करोगे, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे। ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। लेकिन कंट्रीज प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट में उस चीज़ों को रिमूव कर सकती हैं। सो ये हमारे हो जाते हैं फ्री ट्रेड एरियाज। फ्री ट्रेड एरियाज का मीनिंग हो जाता है कि जैसे आप अपनी कंट्री में ट्रेड करते हो वैसे ही आप इन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, चाहे ये इंटरनेशनल ट्रेड होएगा लेकिन आपके ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाएंगे। सेकंड आ जाता है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन क्या हो जाता है कि ये लोग एक ऐसा ग्रुप बना लेते हैं जिसमें अपने मेंबर्स को तो ये प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट अरेंजमेंट दे रहे हैं, उनके ऊपर ये रूल लगा रहे हैं कि हम आपको कम रेट चार्ज करेंगे, हम आपके ऊपर बैरियर नहीं लगाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये बाकी लोगों के साथ भी अच्छे से भी व्यवहार करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फ्री ट्रेड एरिया में तो क्या था कि ये अपने लोगों को ही सिर्फ कर रहा है कि हाँ मेरा अगर मेरे ग्रुप का मेंबर है तो उसको मैं कम रेट दूंगी, बाकी को मैं ज्यादा दूंगी, ठीक है। लेकिन कस्टम यूनियन वाले क्या कहते हैं कि हम अपने लोगों को तो देंगे ही, हम बाहर वालों के साथ भी एक जैसा ही बिहेव करेंगे। इसकी एग्जांपल आ जाती है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन जो है ये बेसिकली यूरोप की कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है। यूरोप की कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें सारे जो भी कंट्री है, फ्रांस हो गया या कुछ भी ऐसी कंट्रीज, वो सारी आ जाती हैं। इन लोगों में क्या है, एक तो कल्चरल सिमिलरिटीज आ जाती हैं इन लोगों में। सेकेंडली ये एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी इन्होंने फ्री रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं रखे हुए हैं। और अगर आपको बताओ कि यूरोप यूरोप में जो भी कंट्रीज आती हैं चाहे वो डिफरेंट है लेकिन वो एक ही करेंसी अभी रिसेंटली उन्होंने यूज़ करनी स्टार्ट करी है, यूरो। सो ऐसी सारी चीज़ें करके वो क्या कर रही है, इंटरनेशनल ट्रेड के रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट्स। दीज वर आर रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स कि हम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे अपने मेंबर्स को। दिस वाज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक। Now, next we will discuss the potential negative impact of regional trade agreements. जो भी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स बनती हैं उनका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग दे आर डिस्कसिंग इज द ट्रेड डाइवर्जन एंड ट्रेड डिस्टोर्शन। सो व्हाट इज दिस? देखो क्या होता है, अगर 3-4 कंट्रीज ने आपस में मिलके एक बना लिया एग्रीमेंट कि हम एक दूसरे के साथ अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो कस्टम ड्यूटी हम कम लगाएंगे, हम आपको सब्सिडीज देंगे, तो उससे क्या होगा कि अगर मैं
इंडिया का इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, ठीक है। मैं इनिशियली आई वॉज इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्टिंग टू कंट्रीज लाइक जापान, कंट्रीज लाइक अमेरिका, ठीक है। बट मेरी कंट्री ने क्या करा, कुछ एग्रीमेंट्स बना लिए विद नेबर कंट्रीज जहाँ पे मुझे सब्सिडीज प्रोवाइड करी जा रही है, जहाँ पे एक्सपोर्ट करना मुझे कम कॉस्ट में पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि मेरा प्रॉफिट कहीं ना कहीं सेम लेवल पे आ गया है कि चाहे मैं जापान को एक्सपोर्ट करूं, चाहे मैं नेबर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करूं, मुझे प्रॉफिट इक्वल हो रहा है। सो व्हाट विल आई विल प्रेफर टू एक्सपोर्ट इट टू द कंट्रीज जहाँ पे मेरी गवर्नमेंट ने अच्छे रूल्स बना के दिए मेरे लिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ट्रेड डाइवर्जन हो जाता है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल ट्रेड का ट्रेंड जा रहा था कि हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे थे, बट अब क्या हुआ, उन्होंने रूल बना दिया और अब मेरा ट्रेड डाइवर्ट होके किधर चला गया, मेरा डाइवर्ट होके चला गया नेपाल की तरफ, मान लो। सो ऐसे डाइवर्ट हो सकता है ट्रेड, एंड ट्रेड डिस्टोर्शन। सो ट्रेड डिस्टोर्शन भी सिमिलर हो गया कि मैं ओरिजिनली मैं अमेरिका को 10,000 यूनिट्स एक्सपोर्ट करती थी साल के, लेकिन अब क्या हुआ, मैंने उनको रिड्यूस कर दिया बिकॉज मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है नेपाल को एक्सपोर्ट करने में। सो इन जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उससे हमारा नेचुरल जो ट्रेड का फ्लो बना होता है वो जो है खराब हो सकता है, वो डिस्टोर्ट हो सकता है। सेकेंड इज दीज आर डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, राइट। ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेटरी तो है ही, बिकॉज हम एक बंदे को जो है हम 20% कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं अगर उससे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर सेम सेम प्रोडक्ट अगर मैं अपने प्रेफरेंशियल कंट्री से इंपोर्ट करती हूँ तो मुझे सिर्फ 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है, या हो सकता है मुझे देनी ही नहीं पड़ रही कस्टम ड्यूटी। सो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर होते हैं ये ट्रेड एग्रीमेंट्स। एंड इसके साथ क्या होता है, हमारे बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब होने का भी चांस हो जाता है, या फिर हमारा उतना अच्छे से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब अगर इंडिया वाले अमेरिका जैसी कंट्री से इंपोर्ट करते जो कि टेक्निकली काफ़ी एडवांस्ड है, या जापान जैसी कंट्री से इंपोर्ट करते, तो हमारे पास उनकी टेक्नोलॉजी भी आती, बिकॉज अगर हम अमेरिका और जापान जैसी कंट्री से मशीनरी इंपोर्ट करेंगे सो ऑब्वियसली हमें उनकी टेक्नोलॉजी पता लगेगी एंड हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस होगी, राइट। ये हमने पढ़ा हुआ है कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती है थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। बट मेरी गवर्नमेंट ने अगर ऐसे रूल बना दिए जहाँ पे उसने अमेरिका और जापान जैसी कंट्री के साथ मान लो ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसने किसी और कंट्री के साथ कर दिया जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, तो उससे क्या होएगा कि मेरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली कई बार क्या होता है कि कुछ कंट्रीज मिलके जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की अरेंजमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। या फिर होता है कि नेटवर्क नेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कंट्रीज। वो क्या होता है कि 2-3 कंट्री के मान लो A B C कंट्री, इन तीनों के मैन्युफैक्चरर मिलके ये लोग एक चीज़ के ऊपर वर्क, इन्होंने एक अपना जॉइंट वेंचर बना लिया या कुछ भी बना लिया, इन्होंने उस जॉइंट वेंचर में मिलके इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान कर सकते थे ये पहले। लेकिन अब जो ए कंट्री है, ए कंट्री की गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बना दी कि आपको तो बी और सी के साथ ट्रेड करके आपका नुकसान होएगा, इससे आपको ज़्यादा फायदा है कि आप डी और ई के साथ करो। अब डी और ई के पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो उससे क्या होगा कि मेरा नेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी कम हो जाएगी, बिकॉज मैं ऐसी कंट्री के साथ नेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग करनी बंद कर दूंगी, राइट। सो दीज आर द डाउन साइड्स ऑफ रीजनल ट्रेड अरेंजमेंट। अगर हमारा एक तरफ से कुछ कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, वो कंट्रीज हमारी ग्रो कर रही हैं, नो डाउट, बट इसके कुछ नुकसान भी हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। थर्ड आ जाता है कि कस्टम में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन पड़ जाती है, राइट। बिकॉज जो अब कस्टम वाले हैं, जब कस्टम पे सामान आता है तो उनको देखना पड़ेगा कि हाँ कि कौन सी कंट्री से आया है, ठीक है। अब कौन सी कंट्री से आया, इस कंट्री के साथ हमारा कोई अग्रीमेंट तो नहीं है, वो अग्रीमेंट को देखेंगे एंड वो देखेंगे कि इसके ऊपर कौन सा रेट अप्लाई होना है, कौन सी इसको सब्सिडी मिलनी है। सो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर सबके साथ सेम रूल रखेंगे तो काफ़ी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल रहेगा, बट रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ हमारी क्या आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, हमारे पास रूल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, एंड रूल्स जहाँ ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि इसी पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे रूल्स काफ़ी बढ़ गए, रूल्स हमारे बढ़ गए,
बिकॉज हमारी अलग अलग कंट्री के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट्स बनने लग गई। उससे क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो मान लो वो बंदा 10 कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। अब 10 कंट्रीज में मान लो 4 कंट्री के साथ तो हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ही है, और चारों का अलग अलग रीजनल ग्रुप में है मान लो, ठीक है। तो मुझे हर एक के अलग अलग रूल्स सीखना पड़ेंगे। मुझे इसके लिए अलग से टीम हायर करनी पड़ेगी, राइट, कि हाँ आप देखोगी इसमें कौन सा रूल अप्लाई होना है, बिकॉज आपको और रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना है। सो कॉम्प्लिकेशंस इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ काफ़ी बढ़ जाती हैं। टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा प्रोसेस हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, एंड हमारी कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है, एंड दिस अल्टीमेटली अफेक्ट्स द ट्रेड, राइट। अगर ट्रेड कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उससे हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट कि अलग अलग रूल ऑफ ओरिजिन क्या होता है बेसिकली, एक लॉ की तरह आप समझ सकते हो। इंटरनेशनल ट्रेड में जो ये लॉ यूज होते हैं कि किस कमोडिटी पे आपको कितना रेट लगेगा, इस कंट्री के साथ आपको क्या सब्सिडी मिलेगी, ये सारे रूल्स एक जगह पे लिख देते हैं और उसको कहते हैं रूल ऑफ ओरिजिन। और जितने ज़्यादा ट्रेड अरेंजमेंट होंगे उतने ज़्यादा रूल ऑफ ओरिजिन होंगे, और जितने ज़्यादा रूल ऑफ ओरिजिन उतनी कॉम्प्लिकेशन, उतनी कॉस्ट ज़्यादा, उतना टाइम कंज्यूमिंग। सो दीज आर ऑल द डाउन साइड, एंड गवर्नमेंट को इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आप सिंपल रूल रखो ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आसान हो ट्रेड। सो दीज वर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रीजनल ट्रेड अरेंजमेंट। अगर आप अपने रीजनल ट्रेड अरेंजमेंट बनाते हो उसके आपको फ़ायदे भी होंगे, लेकिन साथ साथ में नुकसान भी होंगे, वो नुकसान हमने देख लिए। अब इनमें कुछ नुकसान के हम सोल्यूशंस देख सकते हैं, जैसे कि क्यूमुलेशन ऑफ ऑरिजिन, जैसे हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस करा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि इंडस्ट्रियल या ट्रेडर को काफ़ी नुकसान होता है इनसे। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्यूमुलेशन ऑफ ऑरिजिन। क्यूमुलेशन क्या हो गया कि उनको जोड़ना, ठीक है, ताकि उनको इकट्ठा कर दो एंड उससे आपका क्या हो जाए, आपकी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाए। या आप जो प्रेफरेंशियल रूल ऑफ ओरिजिन है उनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, उनको आप हार्मोनाइज कर सकते हो, कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेट कर सकते हो कि हाँ अगर आप प्रेफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट बनाओगे तो हर चीज़ मर्जी कंट्री के साथ बनाओ, लेकिन आपकी कुछ स्टैंडर्ड फिक्स हैं ताकि उसके साथ ट्रेडर को उन रूल्स को अप्लाई करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज ना आए एंड उसके लिए काम करना ज़्यादा मुश्किल ना हो। बिकॉज अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, ट्रेड को डेवलप करना। और ट्रेड करेंगे कौन, ट्रेड तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ही करेंगे ना, तो उनकी उनके लिए आसान करना हमारे लिए ज़रूरी है। सो नेक्स्ट टॉपिक हियर इज major regional trading blocks. So these are just the names of regional trading blocks in the वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। इसमें आपको कुछ सच याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू दीज एंड फुल फॉर्म्स यू कैन रिमेम्बर इफ यू वांट टू। सो लाइक एशियन साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज का है, देन आ जाता है एपीसी एशिया पैसिफिक कंट्रीज का है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, यूरोपियन यूनियन में ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। सार्क अपने इंडिया का आ जाता है, ये इंडिया की साउथ एशियन कंट्रीज का है, G15, G7, G77. So these are all the regional trading blocks that you can go through these. So this was our topic, the framework of international trade policy, की international trade की जो पॉलिसी बनती हैं वो पॉलिसी को बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हमने डिस्कशन करी है, जिसमें हमने दो ही मेन पढ़े, WTO एंड रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स, ठीक है। सो ये इन दोनों का मेन मकसद यही है कि ये क्या करते हैं, एग्रीमेंट्स बनाते हैं एंड ट्रेड को नेगोशिएट करते हैं एक दूसरे के साथ। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन ही है जो कि पांच या छह प्राइवेट मेंबर्स ने स्टार्ट करी थी, कि अलग अलग कंट्रीज की कंपनी ने मिलकर एक प्राइवेट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करना आसान कर रहे थे। दिस इज नॉट arrangement between two countries like we discussed in regional trading blocks, rather this is the organization of companies of the world, ठीक है। दे स्टार्टेड विद 5 to 6 कंपनीज जिन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाई कि हम लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड करना। एंड देन ये ग्रो करते करते दिस स्टार्टेड इन 1919 विद 5 to 6 कंपनीज, ठीक है। एंड ग्रो करते करते अब इसमें 120 कंट्रीज से ज़्यादा के मेंबर्स हैं, जिसमें more than 600 companies are members right now,
there might be more because the data, I don't have the recent data. So last I read that 600, more than 600 members are there. And इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है टू प्रमोट द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ओपन मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। वेरी सिंपल थिंग्स कि जो भी एक दूसरे के साथ जो भी कंट्री मेंबर हैं, ठीक है, जो भी कंपनीज मेंबर हैं, इसमें कंपनीज है मेंबर, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज की कंपनीज मेंबर हैं, वो लोग आपस में ट्रेड आसानी से कर सकें। उन लोगों को जो भी है फैसिलिटी प्रोवाइड करें, एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करें, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करें, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स करें, ताकि जो हमारी मेंबर कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनको ट्रेड करना आसान हो जाए। सो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बैंकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंस आ जाता है, बिकॉज ये लोग जो है, सबसे पहली बात, जो भी बिजनेसेस मेंबर हैं उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू ये क्या करते हैं, ये टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो भी मेंबर्स हैं उनको हम नई नई चीज़ें बताते हैं कि हाँ, आप इस प्रोडक्ट में आप ट्रेड कर सकते हो, आपको इस प्रोडक्ट, इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये प्रोडक्ट ग्रो कर सकता है, ये कंपनी ग्रो कर रही है, इस कंपनी का जो भी उसने स्ट्रेटजी फॉलो करी है वो सब डिस्कस होते हैं कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ये अपने मेंबर्स की हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर कुछ इंटरनेशनल आपके ट्रेड में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, या मान लो जो भी मेंबर हैं आईसीसी के, उनमें आपस में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो ये लोग उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन कोर्ट भी ये प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इंस्टीट्यूशन हेल्प्स अलॉट द बिजनेसेस कि वो सेफली इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए, सो दे कैन हैंडल इट। नेक्स्ट इसकी वो और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग की फैसिलिटीज़ होगी, या कुछ पब्लिकेशंस के थ्रू उनको गाइड करना। सो ऑल दिस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय आईसीसी। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस फॉर बैंक्स, बिकॉज ऑब्वियसली हमें बैंकिंग का देखना है। तो बैंकिंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आईसीसी जो है बैंकिंग कमीशन, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें देती है जो कि काफ़ी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल हैं बैंकिंग के, एंड उसमें काफ़ी मदद होती है बैंक्स को इन कंडक्टिंग सम काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। सो फर्स्ट थिंग इज कि ये लोग काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि नेक्स्ट थिंग दैट आईसीसी हेल्प्स बैंक है कि बैंक्स का इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज जो भी बायर एंड सेलर होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, उनका मेन कंसर्न पेमेंट जो है वो बैंकिंग ही डील करता है, राइट। तो बैंक्स के लिए आईसीसी कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले तो ये रूल्स दे देता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेकंड, ये उनके लिए पब्लिकेशंस निकालता है जिसमें उनको वो गाइड करता है अगेन। थर्ड आ जाता है, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यूनिफॉर्म कस्टमर एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ठीक है। इन्होंने यूसीपी 600 जो है रूल्स ये थे, जो कि काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेड है प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। इसमें बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड में डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट लाइक एलसीज होगी, है ना, या फिर बैंक गारंटी होगी, जो कि एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को हम क्रेडिट दे रहे हैं, एक्चुअली में पैसा नहीं दे रहे, बट एक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्रेडिट दे रहे हैं। सो दोज थिंग्स, हाउ टू कंडक्ट दीज काइंड ऑफ क्रेडिट, इसके रूल्स भी आईसीसी देता है, एंड दिस हैज बीन वेरी हेल्पफुल टू द बैंक्स। नेक्स्ट आ जाता है कोऑपरेशन बिटवीन नेशंस। जो भी कंपनीज अलग अलग कंट्रीज की ट्रेड कर रही हैं, उनको आपस में ट्रेड करने में हेल्प करता है, तो उनकी कोऑपरेशन ऑब्वियसली वो इम्प्रूव कर देता है ना। नेक्स्ट आ जाता है कि इन्होंने एक वर्ल्ड चैम्बर फेडरेशन बनाया जो कि ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट को हेल्प करता है, एंड लास्ट में कुछ इन्होंने इंस्टीट्यूशन सेटअप करे हैं जो कि बैंकिंग में हेल्प करते हैं। सो this was it about the International Chamber of Commerce. If you need to remember something from this topic, that could be its importance for banks, and other topics you can just review. So in this chapter, the one we did on international trade theories, the main topic is the theories. You need to learn those properly, and other topics you can manage. So that's it for today. Thank you so much.